नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। हम लोग डेली सुबह में 9:15 से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। यूरोपियन अराइवल एंड रीजनल स्टेट जो थे, क्षेत्रीय राज्य जो थे, उनसे जुड़े हुए 50 एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 2 दिनों मैंने आपको बायो के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए हैं, जा कर के उसको देखिएगा। ये जो एमसीक्यू होगा ये 72 बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम और उसके साथ में एईडीओ का जो एग्ज़ाम आपका 15 से 30 जनवरी के बीच में होने वाला है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको डेली शाम को 6 बजे से क्विज़ प्रैक्टिस करना हो, लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप अपना आंसर निकालेंगे तो जुड़िएगा। बहुत कम दाम पर आपको वो चीज़ उपलब्ध करवा दूंगा जिसके मार्केट में हज़ारों लिए जाते हैं। सवाल को लगाने का भी प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल है, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम क्या है। आपको क्रोनोलॉजी जो है उसको डिसाइड करना है कि किस प्रकार से आए थे वो। पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी, 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात पुर्तगाली 1498 में, डच जो है वो 1605 में आते हैं, 1605 में, अंग्रेज़ जो है 1608 में आते हैं और फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में 1668 ईस्वी में आते हैं। इसका क्रम जरूर याद रखिएगा, 1498, 1605, 1608 और 1668। ओके, इसको अवश्य याद रखिएगा। यानी कि पुर्तगाली जो है ये मुग़ल से पहले भारत में आ जाते हैं। बाबर जो है 1526 के आसपास में भारत में उसका अराइवल होता है, तो यानी कि उससे पहले भारत में पुर्तगाली जो है वो आ चुके थे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में पहली बार मसालों के उत्पादन को छोड़ करके व्यापार का मुख्य ध्यान कपड़ों पर केंद्रित किया। किसने देखा कि भाई भारत से मसालों के अलावा हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ों का भी व्यापार कर सकते हैं? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। बगल में जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप अपना आंसर भी निकालें ताकि आपको प्रैक्टिस में जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना सही रहता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? देखते हैं सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, डच जो थे वो सबसे पहले उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर की ओर ध्यान दिया। डचों ने इंडोनेशियाई द्वीपों पर मसालों का एकाधिकार स्थापित करने के बाद इंडोनेशिया में भी मसालों का अच्छा उत्पादन हो रहा था उस समय में। भारत में अपने व्यापार का मुख्य आधार भारतीय कपड़ों, इंडियन टेक्सटाइल्स और नील यानी कि इंडिगो को बनाया उन्होंने। कोरोमंडल का जो तट है भारत का, ये जो तट है यहाँ पर उन्होंने कपड़े के व्यापार का मुख्य केंद्र, इसमें वो इन्वॉल्व हुए थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए फरमान का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? इसको एक तरीके से मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे दिया था जिसके द्वारा बंगाल और बिहार, भारत के कई सारे अलग अलग बड़े इलाकों में उनको व्यापार करने की सुविधा दी गई थी। इसलिए इसको अंग्रेज़ों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही बड़ा व्यापारिक समझौता कहा जाता है। कंपनी को बंगाल में अपनी टकसाल स्थापित करने की अनुमति मिली। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार मिला। कंपनी ने पहली बार बंगाल के नवाब को राजस्व देना स्वीकार किया। कंपनी को मद्रास और बम्बई में किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का, निर्बाध रूप से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाया? टीपू सुल्तान के बारे में जानते ही होंगे, यही है टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंसर जरूर ही निकालिएगा। अगर आप चैट में नहीं निकाल रहे तो कृपया करके अपने कॉपी पर निकालिए, लेकिन निकालिए ज़रूर। गलती यहाँ पर अगर होगा तो एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव बचेगा, क्योंकि एक बार जो यहाँ पर गलत हो गया वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ओके, डेली का अभ्यास बना लीजिए 9:15 से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुबह 9:15 में आपको एक एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया जाए जो आप डेली अभ्यास करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का वृक्ष जो है किस युद्ध के पश्चात से लगाया था उसने? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की औपमानजनक संधि के बाद टीपू सुल्तान ने
फ्रांसीसी गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास किया और इसी के कारण से उसने फ्रांसीसी प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर के श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली। इसके बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, जैकोबियन क्लब के बारे में समझ जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति में बड़ा ही महत्वपूर्ण सा यह क्लब बना था उस समय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? वेयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री पूछा जा रहा, अस्थाई फैक्ट्री पूछा जा रहा है। इसका आंसर, फैक्ट्री का मतलब उन्होंने यहाँ पर उत्पादन शुरू नहीं किया है। फैक्ट्री का मतलब होता था एक किलेबंद संरचना होती थी जहाँ पर बड़े बड़े गोदाम होते थे जिसमें स्टोर किया जाता था उनके द्वारा माल और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर जो है हो जाएगा बी, अर्थात सूरत में उन्होंने स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री स्थापित की। इसे मुगल सम्राट जहांगीर से शाही फरमान द्वारा अनुमति मिली थी। किससे? तो मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति मिली थी। नोट 1611 मछलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारी कोठी भी स्थापित की गई थी। अस्थायी था 1611 मछलीपट्टनम में, और अस्थायी अगर पूछा जाए तो सूरत के बारे में ही बताएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि पलासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी? पलासी इसको कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। 4 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी, सिराजुद्दौला उस समय में नवाब था। बहुत आसान सवाल था यह, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। 23 जून 1757 बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में यह पीटी फैक्ट पूछा है। यूपी वालों ने भी ये डेट पूछा हुआ है। 23 जून 1757 के समय नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे हराया था। उसकी हार का मुख्य कारण उसके मुख्य सेनापति में से एक मीर जाफर के द्वारा विश्वासघात किया जाना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी पेश की, जिसके तहत में यह हिंद महासागर है, तो इस क्षेत्र में कोई भी व्यापार करने के लिए अगर जहाज आएगा तो उसको ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत में पुर्तगालियों को चुंगी देनी पड़ेगी, है ना। क्या है इसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नूनो डी कुन्हा। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। चारों पुर्तगाली जो है या गवर्नर हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि पर किले बनाने के बजाय हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित करना और उसके बाद से कार्टेज सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिसके तहत में वो हिंद महासागर में आने वाले सभी जहाज़ों से चुंगी भी वसूलेंगे। तो इसको अवश्य याद रखिएगा, अल्मेडा को याद रखिएगा। इसके बाद से अल्बुकर्क आएगा। मैंने याद करने का आपका ट्रिक भी बताया था। पहले अल्मीरा लाते हम लोग, फिर उसमें बुक रखने के लिए लाते हैं। मैंने बहुत पहले कितनी बार बताया है ये चीज़, इसको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार गवर्नर को सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सिखों में अलग अलग मिसल होते हैं, जैसे सुकर चकिया होता है, अहुलवालिया होता है, ये सब अलग अलग मिसल होता है। जैसे आज भी सरनेम आप में कई सारे सिख के देखेंगे तो उनमें आपको मिसल का प्रमाण दिखता है कहीं न कहीं। अहुलवालिया मिसल है, सुकर चकिया है, भंगी मिसल है, कन्हैया मिसल है, अलग अलग हैं यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का। ये जो थे महाराजा रंजीत सिंह जी, ये सुकर चकिया मिसल संबंधित थे। उन्होंने विभिन्न मिसल को एकजुट करके 1799 में लाहौर पर कब्जा करके एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। और यह सिख साम्राज्य उस समय इतना मजबूत साम्राज्य था कि जब तक महाराजा रंजीत सिंह जी शासन कर रहे थे तब तक उन्होंने सिख साम्राज्य को हाथ नहीं लगाया। महाराजा रंजीत सिंह जी को भारत का पहला सेकुलर और मॉडर्न शासकों में से एक माना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इनकी सेना में कई सारे विदेशी सैनिक जो हैं वो काम करते थे और अधिकारी के तौर पर भी काम करते थे, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम करते थे। इनका शस्त्रागार आधुनिक था, यूरोपियों को टक्कर देने वाला था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जी की सबसे बड़ी कमी यही रही कि इन्होंने एक सही उत्तराधिकारी नहीं सौंपा राज्य को, जिससे इनके मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात ही सिख साम्राज्य बिखर जाता है और अंततः पंजाब को भारत में मतलब ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया जाता है।
डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डचों ने कहाँ पर? कोचीन, पुलिकट, मुसलीपट्टनम और सूरत, 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? मुसलीपट्टनम, इसका 1605 आंसर हो जाएगा, 1605 हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1605 में कि 1606 में कि 1607, 8, 4 में? कब हुआ है भाई, आप मुझे बताएंगे। लेकिन 1601 से 10 के बीच में हुआ है, इतना आपको भी अंदाज़ा होगा। अब मुझे बताएंगे आप कि कब हुआ है। मैंने आपको एक छोटा सा सवाल पूछा है। आंध्र प्रदेश में मुसलीपट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की डचों ने। डच हैं ये, डच। उनकी दूसरी प्रमुख बस्ती पुलिकट 1610 में, जहां उन्होंने फोर्ट गैलरिया का निर्माण किया और अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढालते थे। वो कहाँ पर? तो यहीं पर ढालते थे जो पुलिकट में स्थित था। ये भी याद रखिएगा, फोर्ट कैलेडिया, ये भी याद रखिएगा, गैलरिया, इसको भी याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 किसके गठबंधन के विरुद्ध लड़ा गया था? बहुत आसान सवाल, बीच बीच में आसान सवाल भी आ रहे हैं। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट, मराठा, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मैसूर के हैदर अली और मराठा। तो आपको आंसर पता है, चल ही गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात बक्सर के युद्ध 3 उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली नवाबों में से एक, तीनों के तीनों बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, इन तीनों के द्वारा लड़ा गया था और तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। और इस युद्ध में छल प्रपंच भी कम हुए थे, जिसके कारण से यह युद्ध एक वास्तविक युद्ध माना जाता है, जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को वाकई यहाँ पर समर्थन मिल गया था कि हाँ भाई वही शासन यहाँ पर करेंगे। ओके, 11 नंबर सवाल पर चलते हम लोग। 10 नंबर तक कर लिया हमने, 11 नंबर देख कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस शासक से जीता था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस शासक से जीता था? बीजापुर के सुल्तान से, कालीकट के जेमोरिन से, विजयनगर साम्राज्य से, गोलकुंडा के सुल्तान से। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो पुर्तगालियों ने गोवा को किस शासक से जीता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति की महत्वपूर्ण विजय थी और भारत की आज़ादी के पश्चात तक पुर्तगाली शक्ति यहाँ पर बनी ही हुई थी। बाद में इसको भारत में शामिल किया गया और यहाँ पर यूसीसी भी लागू किया था पुर्तगालियों ने। यहाँ पर यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू था। इसलिए भारत में अभी भी जो पहला राज्य था वो गोवा ही था। अब जाकर उत्तराखंड में भी लागू किया गया है यूसीसी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली ने किस फ्रांसीसी बंदरगाह से हथियार और गोला बारूद प्राप्त किए जिसके कारण अंग्रेजों ने उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था? कौन सा वो फ्रांसीसी बंदरगाह था? पुदुचेरी का, माहे का, कारेकल का या चंदननगर का? चंद्रनगर कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात माहे मालाबार तट पर एक फ्रांसीसी बस्ती थी जिसका उपयोग हैदर अली यूरोपीय आपूर्ति प्राप्त करने के लिए करता था। 1769 में अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा करने का प्रयास द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। मालाबार तट कहाँ पर है? ये जो तट है कोंकण तट के ठीक नीचे जो तट है इसको मालाबार तट कहा जाता है, यहीं पर माहे स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री को फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आंसर जरूर निकालिए इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी। फ्रांसीसियों ने 1673 में स्थापित अपनी प्रमुख बस्ती पुदुचेरी को फोर्ट लुई के रूप में जाना जाता था। यह भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था और ये जो है फ्रांसीसी, यहाँ पर फ्रेंच कल्चर आज भी देखने को यहाँ पर मिलता है। उस स्टाइल के स्थापत्य भी मौजूद हैं। यहाँ पर उस प्रकार की भाषाएं, फ्रेंच जो भाषा है वो भी यहाँ पर बोले जाते हैं, बहुत ही लघु मात्रा में लोगों के द्वारा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के पश्चात से आंग्ल सिख जो विवाद है, यह विवाद शुरू होगा और उसके कुछ वर्षों के पश्चात ही सिख साम्राज्य जो है यह बिखर जाता है। तो लाहौर की संधि है, भैरोवाल की संधि है, अमृतसर की संधि है और सूरत की संधि है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यह किस संधि के साथ में? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर लाहौर की संधि 1846। प्रथम आंग्ल सिख कब से हुआ है? तो 45-46, 1845-46, इसको याद रखें। और 1846 में
लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें सिखों पर भारी क्षतिपूर्ति लगाई गई। कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया, जो कभी सिख साम्राज्य का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन लागू किया था जिसके कारण अंग्रेजों से उसका टकराव हुआ? और मीर कासिम जो है अंततः अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ता है बक्सर के युद्ध में। उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से ढाका स्थानांतरित कर दिया। उसने यूरोपीय तर्ज पर एक मजबूत सेना का गठन किया। उसने सभी व्यापारियों के लिए आंतरिक व्यापार शुल्क समाप्त कर दिए। उसने मुगल सम्राट के साथ गठबंधन किया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए सभी आंतरिक व्यापार शुल्क जो है वो समाप्त कर दिए, जिससे भारतीय व्यापारियों को कंपनी के बराबर का दर्जा मिल गया, जिससे कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि भाई हमें अगर छूट दिया हुआ है तो भारत के लोगों को मत दो, अन्यथा हमारे व्यापार का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा हमें, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस यूरोपीय कंपनी की बस्ती को गैलरिया का किला कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया। ये इसका फोटो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बना हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका, है ना? इस आर्किटेक्चर को भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1610 में पुलिकट में अपनी मुख्य बस्ती स्थापित की किसने? डचों ने, जिसे फोर्ट गैलेड्रिया कहा जाता है। यह लंबे समय तक कोरोमंडल तट पर जट शक्ति का मुख्यालय रहा है। कोरोमंडल तट यानी कि ये जो तमिलनाडु का तट है, यहाँ पर यह डचों का मुख्य केंद्र रहा है। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पूछा जा रहा है। मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मद्रास की संधि, सालवाई की संधि। सालवाई की संधि तो मराठों से जुड़ा हुआ है क्या? आपको कुछ याद आ रहा है क्या? इसका आंसर जरा निकालिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा बंधुओं इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, मद्रास की संधि के द्वारा 1669 ईस्वी में 1769 ईस्वी में यह समाप्त हुआ था। यह अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह किसने लड़ा था? तो हैदर अली ने लड़ा था, और हैदर अली ने अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, जिसके कारण से मद्रास की संधि साइन की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत व्यापार करने के लिए शाही चार्टर किसने जारी किया? रॉयल चार्टर किसने जारी किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 18 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए शाही चार्टर प्रदान किया, जिससे उन्हें 15 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह प्रदान किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी और धार्मिक राजधानी क्रमशः क्या थी? प्रशासनिक राजधानी और धार्मिक राजधानी पूछा जा रहा है। रंजीत सिंह जी का शासन बहुत विस्तारित रहा है, कभी फुर्सत से पढ़िएगा जरूर। लाहौर पेशावर, लाहौर अमृतसर, अमृतसर लाहौर, मुल्तान और लाहौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत सिंह जी की राजनीतिक प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी, जिसे उन्होंने 1799 में जीता था। उनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। उनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? बहुत आसान है यह सवाल तो। इलाहाबाद की पहली संधि, बक्सर की संधि, बक्सर की कोई संधि है भी क्या? इलाहाबाद की दूसरी संधि, कलकत्ता की संधि। 4 ऑप्शंस है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद, इलाहाबाद की पहली संधि 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व संग्रह करने का अधिकार उनको मिल गया था। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध 1764 के पश्चात से 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कृपया इसको याद रखें। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है और सीक्वेंस में लगाने के लिए भी दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में पुर्तगालियों के लिए क्षेत्रीय शक्ति की नींव रखी और विवाह की नीति भी अपनाई थी कि लोकल लोगों से मैरिज करो, यहाँ के लोगों को समझो, यहाँ के लोगों के साथ घूमो, फिर मतलब कि घुल मिल जाओ। धर्म परिवर्तन की भी नीति पुर्तगालियों के द्वारा रखी गई थी ईसाई धर्म को फैलाने के लिए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वास्को डी गामा,
अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस पुर्तगाली गवर्नर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी उसने प्रोत्साहित किया था। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति को वॉन्डिवॉस के युद्ध 1760 में निर्णायक रूप से पराजित किया गया। किस यूरोपीय शक्ति को डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डेनिश वॉन्डिवॉस के युद्ध में 22 का आंसर हो जाएगा सी। वॉन्डिवॉस का युद्ध 1760 ईस्वी तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक निर्णायक हिस्सा था। यहाँ सर आयर कूट, इनको बड़ा महत्व दिया जाता है अंग्रेजी सेना में। नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना काउंट डी लाली भी इसको कहते हैं, को पराजित किया और भारत में उनके राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया, जिसके द्वारा एक चीज़ तो तय हो गया कि भारत पर कोई भी शासन करेगा, लेकिन फ्रांसीसी कभी भी भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। काउंट डी लाली से पहले डुप्ले था भारत में फ्रांसीसी गवर्नर, जिसको बुला लिया गया और उसकी जगह पर काउंट डी लाली को भेज दिया गया, लेकिन लाली जो है ये सही कमांडर साबित नहीं हो पाया और यह हार गया, जिसके कारण से फ्रांसीसी शक्ति एक तरीके से यहाँ से अंत हो जाती है। हैदर अली का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1721, 1732, 1741, 1750। हैदर अली का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 1721 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। उन्होंने एक साधारण सैनिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, अपनी प्रतिभा के बल पर मैसूर के वास्तविक शासक भी बने। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1721 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल प्रांत के सूबेदार से 1698 में सूता नदी, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल प्रांत के सूबेदार से प्राप्त किया था, तो कौन सा मुगल प्रांत होगा वहाँ पर, शाहिस्ता खां, मुर्शीद कुली खां, अजीमुद्दीन, अलीमर्दी खां, कौन था इसमें से जिसने दिया था उसको, किस मुगल प्रांत के सूबेदार से, तो कौन सा होगा, बंगाल होगा। उस समय कौन था भाई, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के पोते और बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने कंपनी को 1698 में 1200 रुपये में सूतानाती, कालकता और गोविंदपुरम की ज़मींदारी जो है, गोविंदपुर की ज़मींदारी दे दी थी। जॉब चौरनौक ने इसी जगह पर कलकत्ता शहर की नींव रखी और वर्तमान जो कलकत्ता है वहाँ पर सूतानूती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक बस्तियाँ हुआ करती थी, जिसको जॉब चौरनौक ने कलकत्ता सिटी के रूप में बसाने का प्रारंभ किया था। तो इसको याद रखिएगा, सवाल में थोड़ा सा अलग था, उसमें सूबेदार नहीं पूछा, उसमें पूछा है किस प्रांत के, तो बंगाल प्रांत के गवर्नर उस समय का सूबेदार जो था वो कौन था, अजीम उस्सान नाम था इसका, अजीम उस्सान नाम था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का कार्यभार किसने संभाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के धार्मिक आदेश पर बंदा बहादुर लक्ष्मण देव ने सिखों का सैन्य व राजनीतिक नेतृत्व को संभाला था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ भीषण संघर्ष किया और पहले सिख राज्य की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब, पटना में ही हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन करना सिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। सिख धर्म के 10 जो गुरु हैं उन 10 को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखा ही होगा, फोटो होगा, आपने देखा ही होगा। गुरु नानक जो हैं ये आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे हुए हैं, संत की मुद्रा में हैं। पहले ही मैंने ये चीज़ बताया। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं यह एक योद्धा की मुद्रा में है। इन्होंने योद्धा का वेशभूषा पहना हुआ है और एक योद्धा की जो दिखता है, जैसा एक सैनिक जैसा दिखता है वैसा ही है ये। तो ये सिख धर्म का बदलाव दिखाता है कि सिख धर्म जो है किस प्रकार से बदला उसने खुद को। उसने अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया कि हमारा कोई एक फिक्स सिद्धांत नहीं, हमारा एक ही सिद्धांत है, जो भी हमारे शरण में आएगा हम उसकी रक्षा करेंगे। करुणा, दया, यही हमारा सिद्धांत है और सेवा करना। अब सेवा करने के लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाएंगे। यही चीज़ दिखाता है। बाबा नानक जो हैं वो लंगर की बात करते हैं, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो खालसा पंथ की बात करते हैं, लेकिन लंगर को भी नहीं छोड़ते हैं वो। तो ये सिख गुरुओं को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बदला है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है ये तो। किंग्स हेनरी चतुर्थ, किंग्स लुई 14 में, किंग्स लुई 16 में, या नेपोलियन बोनापार्ट। ये देखिए वहाँ का किंग है, इसके कपड़े देखिए, ये महिलाओं के जैसे दिखने वाले कपड़े हैं, लेकिन उस समय में ये महिलाओं के जैसे वाले कपड़े नहीं थे, उस समय बस एक रॉयल ड्रेस था ये। आज के दौर में आपको लगेगा कि भाई इसका तो पैर दिख रहा है, पुरुष तो अपना पैर दिखा करके इस प्रकार का ड्रेस नहीं पहनते हैं, लेकिन उस समय का फैशन बिल्कुल अलग था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में प्रसिद्ध मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट द्वारा किंग लुईस 14वें के शासनकाल में हुआ था। यह एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी थी, 100% स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी नहीं थी, जिसके कारण से वह त्वरित निर्णय ले सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किए गए नवाचारों में कौन सा सत्य नहीं है? उसने सिक्के और नया कैलेंडर शुरू किया, उसने नौसेना बोर्ड बनाया, उसने जमींदारी प्रणाली समाप्त की, उसने यूरोपीय तर्ज पर घुड़सवार सेना पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? 27 का आंसर हो जाएगा डी। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय तर्ज पर अपनी पैदल सेना और तोपखाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था, न कि घुड़सवार सेना पर। उन्होंने रॉकेट तकनीक का भी उपयोग किया था, और यही रॉकेट तकनीक जो है अंग्रेज़ यहाँ से रॉकेट उठा करके ले जाते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको अच्छे से डेवलप करके उसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पहली बार रॉकेट का उपयोग भारत में ही किया गया था, जिसको उठा करके वो ले गए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1651 में किस यूरोपीय कंपनी ने हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? 1651 में पूछ रहा है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। 28 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने 1651 में शाह शुजा बंगाल के सूबेदार की अनुमति से हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इससे बंगाल में उसके व्यापार का विस्तार हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालिए। सिख मिसलों की विशेषता क्या थी? जो सिख मिसल होते थे उसकी विशेषता पूछ रहा है आपसे। वे केंद्रीकृत शाही सेना थी, वे स्वतंत्र इकाइयाँ थी जो सरबत खालसा के तहत एकजुट थी, ये केवल धार्मिक संगठन थी, ये सीधे रंजीत सिंह को कर देती थी। इनमें से विशेषता पूछा जा रहा है आपसे। यह थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, क्योंकि सिख साम्राज्य के बारे में बच्चे जल्दी पढ़ते ही नहीं हैं। 29 का आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। वे स्वतंत्र इकाइयाँ थी जो सरबत खालसा के तहत एकजुट की गई थी। महाराजा रंजीत सिंह को ये श्रेय दिया जाता है कि सारे जो मिसल थे अलग अलग, उन सभी को उन्होंने एकीकृत किया और उसके द्वारा उन्होंने मजबूत सिख राज्य कायम किया था। मिसलें स्वतंत्र सैन्य और क्षेत्रीय इकाइयाँ थी, लेकिन सरबत खालसा समग्र सिख सभा के तहत एक ढीला ढाला संघ बनाती थी। वे साल में 2 बार अमृतसर में मिलती भी थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस नवाब ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र अली वर्दी खां, मुर्शीद कुली खां। ये बोलते थे कि अगर उनको छेड़ोगे नहीं तो शहद मिलेगा, लेकिन अगर उनको छेड़ोगे तो डस डस के आपको मार देगी, आपका जान ले लेगी। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, लेकिन छेड़ दिया जाए तो काट डालेंगी, वो काटेंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अली वर्दी खां इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये छोटा मोटा सवाल जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में महावारी प्रणाली को लागू किया गया था? महालवारी होगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। महालवारी, महाल का मतलब होता है गांव, वारी का मतलब पूरे गांव पर कर लगेगा। अब गांव में मिस्टर ए दें, मिस्टर बी दें, मिस्टर सी दें, इस गांव से 100 रुपया हमें वसूलना है। ए देगा 10 रुपया, बी देगा 20 रुपया, सी देगा 30 रुपया, या ए के पास पैसा नहीं तो इसके बदले बी ही दे देगा 30 रुपया, लेकिन पूरे गांव से हमें कर लेना है 100 रुपये का। अब वो जैसे आए। ये प्रणाली जो है किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, सर थॉमस मुनरो। तो कॉर्नवालिस के द्वारा तो जमींदारी प्रथा को लागू किया गया था। जमींदारी प्रथा, जिसको अस्थाई प्रथा भी कहा जाता है, और उसके साथ में इसको सूर्यास्त कानून इत्यादि भी कहा जाता है। महालवारी किसके द्वारा किया गया था? तो बी हो जाएगा। विलियम बेंटिक के समय वहाँ पर दिया गया है। किसके द्वारा? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा 1833 ईस्वी में सुधारों के तहत महावारी प्रणाली को अंतिम रूप से लागू किया गया। लेकिन अगर लागू किया गया पूछेगा तो देखिए यहाँ पर सवाल स्पष्ट नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। टाइपिंग एरर है यहाँ पर, क्लियर कर लेना चाहिए। महालवारी प्रणाली को लागू किया गया था,
विलियम बेंटिक के समय में, लेकिन दरअसल में इस प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो वो हैं मार्टिस बर्ड, इसको कहा जाता है। 1833 ईस्वी में उसके सुधारों के तहत महालवारी प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया था। उत्तर पश्चिम प्रांतों में इसको लागू किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा, मार्टिन बर्ड का भी नाम याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कौन सी राजनीतिक घटना हुई थी? 1857 से ठीक पहले 1856 के दौरान पूछा जा रहा है। झांसी का विलय, नाना साहिब की पेंशन बंद कर देना, अवध का विलय, लाल किले का उपयोग रोकना। इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा। अवध का विलय 1856 में कुशासन के आरोप के तहत में किया गया था। 1857 के विद्रोह के लिए सबसे तात्कालिक प्रमुख कारणों में से एक कारण इसको भी माना जाता है, जिससे सिपाही बहुत नाराज हो गए थे, इसलिए इस क्षेत्र में भीषण विद्रोह हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था? 1839 से 1842 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। आंसर जरूर ही निकालिए सभी सवालों का, केवल सुनिएगा मत, कृपया करके आंसर निकालिएगा, आप ही को बेनिफिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुई, क्योंकि उनको भीषण हार का सामना करना पड़ा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कानपुर और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसे तात्या टोपे ने पराजित किया? कर्नल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल ह्यूग व्हीलर, सर कॉलिन कैंपबेल। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, जरूर निकालिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कानपुर में पूछ रहा है तो कानपुर में मेजर जनरल हैवलॉक। कानपुर लखनऊ में राहत कार्यों के लिए जिम्मेदार थे, और हालांकि उन्होंने कानपुर पर दोबारा कब्जा किया, लेकिन तात्या टोपे की गुरिल्ला रणनीति ने उन्हें बहुत कड़ी चुनौती दी। कई सारे युद्ध में उनको पराजित भी किया गया। इसके आंसर बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का कौन सा नेता मूल रूप से रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, खान बहादुर खान। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नाना साहिब हो जाएगा, तात्या टोपे हो जाएगा। तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। यह नाना साहिब के एक वफादार सेनापति 1857 के विद्रोह के सबसे कुशल गुरिल्ला योद्धाओं में से एक थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। हालांकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक व्यक्ति थे जो एक भी युद्ध नहीं हारे, वो बाबू कुंवर सिंह ही जी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई? अब ये सही सवाल पूछा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पूछ लिया गया है। वेलेजली, सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मद्रास से पूछा जा रहा है, मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास के गवर्नर के रूप में की थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1813 से 1823 के बीच में इसका आंसर सी हो जाएगा। 1854 के वुड डिस्पैच का क्या तात्पर्य है भाई, कि शिक्षा को लेकर के सबसे बड़ा सुधार इस समय में लागू किया गया था। का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना? क्या केवल ऐसा था क्या? भारतीय भाषाओं का माध्यम बनाना था क्या? सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था योजना बनाना था क्या? ईसाई मिशनरियों को रोकना था क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा सी। वुड डिस्पैच ने भारत में प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को लेकर के सुधार करने का प्रयास किया। इसने रिकमेंड किया और उसको लागू किया गया, जिसमें कहा गया प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन का लेवल। प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद जो है वहाँ पर मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश भी देना चाहिए, और हायर एजुकेशन केवल इंग्लिश में होना चाहिए। आज भी कदाचित इसी प्रकार की अपनी शिक्षा प्रणाली है, लेकिन इसे भाषा में परिवर्तन कर दिया गया है। इसने वुमेन एजुकेशन की भी बात की थी। शिक्षा की व्यवस्थित योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नील विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? 1859-60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। दरअसल में नील की खेती इस समय तक किफ़ायती नहीं रही थी, क्योंकि रासायनिक नील का आविष्कार जर्मनी में हो गया था। तो सही दाम नहीं मिलने के कारण से बहुत ही भीषण विद्रोह हुआ था वर्तमान के महाराष्ट्र इत्यादि के इलाकों में।
तो मुख्य केंद्र कौन सा था इसका? सॉरी, मैंने महाराष्ट्र बोल दिया, बंगाल के इलाकों में हुआ था। तो और महाराष्ट्र के इलाकों में ना कपास को लेकर के भीषण विद्रोह हुआ था, कपास को लेकर के बहुत ही भीषण विद्रोह हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। खैर अभी पर यहाँ पर नील पर विद्रोह को देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का क्षेत्र, दामिन एक कोह का क्षेत्र, बंगाल का नदिया जिला, पूना और सतारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का? इसका आंसर सी हो जाएगा। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह नील बगान मालिकों के अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़े विद्रोह में से एक था। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस वायसराय ने 1901 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? उस समय वायसराय कौन होगा? 1901 में तो सभी को पता होगा कौन था। लॉर्ड एल्गिन था क्या? मिंटो, कर्जन, हार्डिंग कौन था उस समय? यह सभी को पता होगा। इस समय लॉर्ड कर्जन था। 1899 से 1905 ने 1901 में गुप्त रूप से शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया और भारतीय विश्वविद्यालयों आयोग का गठन किया था। ये विश्वविद्यालय में दरअसल में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठने शुरू हो गए थे, तो उसने कमीशन बनाया कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ को दबाया जाए, उन पर अधिक कंट्रोल हासिल किया जाए, जिसके आधार पर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ये विश्वविद्यालय अधिनियम की बहुत आलोचना की गई कि कहीं न कहीं यह लोगों को दबाने के लिए, अंग्रेजी सरकार के विश्वविद्यालय के ऊपर में पकड़ को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं यह एक्ट जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश कमांडर को लखनऊ में विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है? ह्यूरोज को, मेजर जनरल हैवलॉक, कर्नल नील है, सर कॉलिन कैंपबेल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर कॉलिन कैंपबेल को कमांडर इन चीफ ने नवंबर 1857 में लखनऊ में रेसिडेंसी को मुक्त कराया और 1858 में एक शहर पर पूरी तरह से कब्जा किया था। तो लखनऊ विद्रोह कौन कर रही थी, ये आप मुझे बताएंगे तो सही रहेगा। क्या कोई बेगम थी जो विद्रोह कर रही थी क्या? अगर आपको पता हो तो ज़रूर ही बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल आपको हिस्ट्री का ही वीडियो मिलेगा, फिर हम लोग 2 दिन साइंस का करेंगे, फिर हम लोग 2 दिन हिस्ट्री का करेंगे। सैटरडे संडे छोड़ करके मेरे हिसाब से मंडे टू फ्राइडे डेली ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।